एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम मैंने आपको बताया था। व्हाट इज एटम? एटम होता क्या है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट can't exist independent, उसे कहते हैं। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सेम है डिफाइंड। इसको भी हम कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इसे भी कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इसमें फर्क क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। विट कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। जो अलग से रह सकता है वो मॉलिक्यूल है, जो अलग से नहीं रह सकता है वो एटम। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम है, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और एटम के डिफरेंस भी हो गया। और दोनों में हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल दोनों होते हैं, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहेंगे। यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, उस पार्टिकल को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे कहेंगे हम एटम। तो यहाँ तक समझ आया दोनों? यस सर। अब मॉलिक्यूल के दो टाइप होते हैं। मॉलिक्यूल के दो टाइप होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब इसमें जो एटम्स कंबाइंड होते हैं वो सेम टाइप के एटम कंबाइंड, सेम टाइप ऑफ एटम। यानी मॉलिक्यूल तो बनेगा, मॉलिक्यूल मींस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। ये एलिमेंट, इसमें कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट। तो अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट या एटम्स कंबाइंड होते हैं तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड होंगे तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या एलिमेंट अगर कंबाइंड होते हैं तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट का एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा फास्फोरस। तो फास्फोरस होता है जो ये होता है P4, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, लेकिन सेम टाइप के। पी के चार एटम्स हैं। जैसे मैंने कहा सल्फर, तो सल्फर का फिक्स है F8, यानी सल्फर के 8 एटम कंबाइंड है आपस में, तो सल्फर बनता है। तो है ये मॉलिक्यूल, लेकिन सेम टाइप के एटम्स इसमें कंबाइंड। जैसे मैंने कहा ओजोन में क्या होगा? O3, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, उसे कहते हैं ओजोन। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कौन से होंगे? डिफरेंट टाइप। जैसे एक H हो गया, दूसरा O हो। H और O से मिलके बना, यानी डिफरेंट एलिमेंट से एटम से मिलके बना है, तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे CO2, ये किससे बना है? C और O से। जैसे H2SO4, ये किससे बना है? हाइड्रोजन से, सल्फर से, ऑक्सीजन। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे कहेंगे? जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ये एटम। और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसे कहेंगे? जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो। तो क्लियर आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर।
अब मैंने कहा आपको बताओ कि B5 है, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर मैंने कहा A2B5 तो ये किस में आएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर सेम टाइप है, देखो मॉलिक्यूल का जनरली एक और मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। अगर दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो भी हम उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल है, लेकिन एक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इसके बाद इसमें एक और वर्ड आता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है? जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो होती है उसकी एटोमिसिटी। अगर वन होगा तो वन के लिए तो मोनो एटोमिसिटी कह देते हैं, मोनो एटॉमिक। अगर दो होगा तो डाई एटॉमिक, तीन होगा तो ट्राई एटॉमिक, चार होगा तो टेट्रा एटॉमिक, पांच होगा तो पेंटा एटॉमिक। इस तरीके से ये क्या होंगे? इसके नाम होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा फास्फोरस, तो फास्फोरस में देखोगे कितने एटम्स प्रेजेंट है? P4, यानी कि चार एटम्स प्रेजेंट है। उसे क्या कहेंगे? टेट्रा एटॉमिक। जैसे सल्फर था, सल्फर में कितने एटम प्रेजेंट थे? S8, 8 एटम प्रेजेंट। उसे कहेंगे ऑक्टा एटॉमिक। अब बताओ अगर मैंने कहा H2O है तो इसे कितना एटॉमिक कहेंगे? 3 एटॉमिक है। 3 एटम्स है इसमें, उसे कहेंगे ट्राई एटॉमिक। ट्राई अगर एटॉमिक। मैंने कहा H2SO4 है, अच्छा इसको हटा देते हैं, HNO3 कर देते हैं। इसमें बताओ कितने एटॉमिक होंगे? देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, पेंटाटॉमिक। हाँ पेंटा एटॉमिक। तो वन के लिए तो मोनो या यूनी वर्ड आ जाता है, 2 के लिए डाई आता है, 3 के लिए ट्राई आता है, 4 के लिए टेट्रा आ जाता है, 5 के लिए पेंटा आ जाता है, 6 के लिए हेक्सा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 8 के लिए ऑक्टा। जनरली 2 से ज्यादा को आप पॉली भी कहते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप कह सकते हो पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक का मतलब मोर देन 2। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब देखो इसमें आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अच्छा एक और रूल बता देता हूँ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसके बाद में आपको अनसर्टेनिटी का बताता हूँ। देखो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट था, इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि सपोज करो आपने एक रूम लिया है, एक रूम में ये रूम सेम रूम है, इसमें आपने अलग अलग गैस रखी, इसमें ऑक्सीजन गैस रखी, इसमें नाइट्रोजन गैस रख दी, इसमें CO2 गैस रख दी। सेम रूम है, मतलब इसका लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम है, और इसमें NH3 गैस रख दी। तो अब ये बताओ कि इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ज्यादा हो? और कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर होगा, जो प्रेशर होगा, या जो अदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो सेम रहेगी। बाकी और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा या जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो किसके ज्यादा हो? अगर हमने सबका वॉल्यूम सेम रखा है, इक्वल वॉल्यूम। तो आपको क्या लगता है किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे? 1 2 3 या 4? कुछ आइडिया? ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसी चीज को एवोगैड्रो कहता है कि अगर आपने वॉल्यूम सेम रखा है, जैसे इक्वल वॉल्यूम रखा, ठीक है, किसी भी गैस के केस में अगर आपने इक्वल वॉल्यूम रखा हुआ है तो उसमें
जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा या जो नंबर ऑफ होगा वो भी क्या होगा, सेम। अगर टेम्परेचर, प्रेशर या अदर चीज को क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं। केस में क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स at constant temperature and pressure is called Avogadro. तो इसने कहा कि चाहे आप कोई भी गैस रख दो दुनिया की, लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसे कहते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो समझ में आया ये? Yes, sir. तो आप चाहे जैसे मैंने कहा 100 ml है कोई भी गैस, 100 ml गैस और 100 ml गैस में CO2 के 10 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें? 100 ml गैस है और CO2 के उसमें 10 मॉलिक्यूल। तो अगर 100 ml हाइड्रोजन गैस है तो उसमें उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? 10 मॉलिक्यूल सेम। अगर ये वॉल्यूम आपने सेम रखा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम। ठीक है। कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना। अगर आपने 500 ml अमोनिया गैस ली और इसमें आपने देखा कि 100 मॉलिक्यूल्स है, तो अगर मैंने 500 ml ऑक्सीजन ले लिया तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 100। चाहे कोई भी गैस, चाहे मैंने कहा 100 ml हाइड्रोजन है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? आंसर क्या होगा? 100। तो ये फिक्स है कि जितने अगर आपने वॉल्यूम को सेम रखा है किसी भी गैस तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स होगा वो भी सेम। इस रूल को कहते हैं एवोगाड्रो ने दिया था। तो यहाँ से चीज निकाली, उसने ये कहा कि एक मोल, अच्छा एक मोल आया नहीं अभी तक। एक मोल में अगर कोई भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो होता है 6.0 टू इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स। इसको जनरल टर्म में कहते हैं पार्टिकल। और एक मोल में क्या होगा, एक मोल किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर। यानी जितना उसका एटॉमिक मास है उसी को 1 मोल कहते हैं। ठीक है। 1 मोल मींस एटॉमिक मास। तो ये इसका मतलब 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 1 मोल में वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड को बताता हूं मैं पहले डिटेल में। देखो एसटीपी क्या होता है, या इसे कहते हैं एनटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हो गया एसटीपी। या फिर एनटीपी, इसका मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन टेम्परेचर। प्रेशर हमने फिक्स कर दिया है 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए या 760 mm होना चाहिए या 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हमने फिक्स कर दिया, तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया। तो एसटीपी हम जनरल वर्ड कहते हैं। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर है जो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स हमने कर दिया 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटीएम प्रेशर। इस कंडीशन में कोई भी जो गैस होगी उसका जो 1 मोल होगा उसका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस होगा 22.4 लीटर। तो ये फिक्स, इसमें ना तो कम ना ज्यादा, चाहे कोई भी गैस हो। तो ये एक से क्या है स्टेटमेंट होगा जो हमें याद करना पड़ेगा।
तो एसटीपी का मतलब या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक ही वर्ड है। इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर की वैल्यू और प्रेशर की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। तो इसको ये वैल्यू याद रहेगी। यस सर। जब हम केमिस्ट्री में मैंने कहा था कि केमिस्ट्री में हम स्टैंडर्ड को लेते हैं 1 मोल जो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हम मोल के टर्म्स में बताते हैं सबको। और 1 मोल कितना होता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर। जितना जिसका एटॉमिक मास होगा उतना 1 मोल हो जाएगा। और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 6.022 into 10 की पावर 20 पार्टिकल्स। या मॉलिक्यूल कह लो, एटम कह लो। अगर ये एटम होगा तो ये भी एटम होगा। ये मॉलिक्यूल होगा तो ये भी मॉलिक्यूल होगा। अगर मैंने कहा 1 मोल एटम तो इसमें 6.022 into 10 की पावर 23 एटम हो जाए। अगर मैंने कहा 1 मोल मॉलिक्यूल, इसमें जो आंसर होगा वो मॉलिक्यूल में। फिर वो कहेगा इसे एटम में चेंज करो, तो फिर आपको इसे एटम में चेंज करना। जैसे मॉलिक्यूल मैंने कहा H2O है, तो आपको पता चल गया कितने मॉलिक्यूल है। अब मैंने कहा इसे एटम बताओ, 1 मोल H2O में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो क्वेश्चन उसने थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। ये होता है ट्रिक कर देना। ठीक है। देखो इसमें कॉमन सेंस क्या है कि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में इसमें कितने एटम है। 3 एटम। H2O है तो 3 एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का। और इसने क्या कह दिया 1 मोल मॉलिक्यूल में बताओ कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये तो मॉलिक्यूल में आएगा आंसर। इसको हमने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 into 10 की पावर 23 into 3। अब ये किसमें चेंज हो गया, एटम। तो कई बार इसे यूनिट चेंज कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि 1 मोल किसी भी चीज में इतने एटम से पार्टिकल होते, लेकिन आंसर कुछ और ही आ रहा है। तो वो क्या करेगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल दे देगा और आंसर पूछ देगा आपको एटम में। तो ये ध्यान रखना एटम में क्या करना पड़ेगा आपको कि एक मोल में कितने एटम होते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करना, तब ये चेंज होगा। ये समझ में आया आपको तीनों चीजें। यस सर। और एक मोल में किसी भी गैस एक मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये फिक्स है 22.4 लीटर। यानी कि एक मोल मैंने ऑक्सीजन रखा है यहाँ पे, दूसरा एक मोल यहाँ पे नाइट्रोजन रखा है, तीसरे में एक मोल मीथेन रखी है, चौथे में एक CO2, सबका एक मोल। तो अगर मैं इसमें वॉल्यूम चेक करूंगा, हर एक का वॉल्यूम 22.4 लीटर। इसमें ना तो कोई ज्यादा ना कोई कम। यानी कि अगर आपने एक मोल कोई भी गैस और एसटीपी पे हम देखते हैं तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, यानी कि 22.4 लीटर। या फिर हम इससे अपोजिट करते हैं, हम कहें कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन है, 22.4 लीटर नाइट्रोजन है, 22.4 लीटर CH4 है या CO2। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब 1 मोल में काउंट होंगे। इसका मतलब ये सब 1 फिक्स है। तो 1 मोल में जो वॉल्यूम होता है ये होता है 22.4 लीटर। तो ये आपको ध्यान रखना। तो क्या चीज उसने बताई इसमें, जो चीज हमें आगे के लिए ध्यान रखनी है। पहली चीज हमने ये बताया कि 1 मोल किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2 into 16 होता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 32 ग्राम। तो केमिस्ट्री में क्या होता है आपको बोलेंगे 1 मोल ऑक्सीजन। तो 1 मोल का मतलब आप समझ जाओगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन की बात हो रही है। अगर मैंने कहा 1 मोल नाइट्रोजन, इसमें कितने की बात हो रही है, इसमें हो रही है नाइट्रोजन होता है 14 into 2 यानी 28 ग्राम। अगर मैंने कहा 1 मोल वाटर, तो वाटर का कितना होगा, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा एटॉमिक मोलर मास निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16।
तो ऑक्सीजन के यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो ये हो जाएगा 18। तो इसका मतलब 1 मोल फिजन बोलेंगे आप, यानी 18 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन। ठीक है, Yes, sir. तो इससे आप बता सकते हो कि केमिस्ट्री में मोल चलता है, तो मोल के बेस पे हम इसको निकाल। तो ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. और ये चैप्टर पूरा मोल के बेस, इसीलिए जब हम कॉम्पिटिशन में पढ़ते हैं इसे, तो हम इसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल के बारे में आपको चीजें बताई। ठीक है, तो ये आपका एवोगैड्रो की फिनिश होगी। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो अब आता है इसमें मेन वर्ड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीज सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक, तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में कैसे अनसर्टेनिटी हो सकती है? कैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे मुझे सर्टेन फिक्स नहीं लग रहा है। जैसे मैंने किया आपको बोला कि इसको एक लेंथ दिया, कुछ चीज दे दिया, मैंने बोला आप इसकी लेंथ को मेजर करो। ठीक है, आपने लेंथ मेजर करी, एक दूसरे ने करी, तीसरे ने करी, चौथे ने करी। ठीक है, तो क्या ये चारों के चारों इस लेंथ को एक्यूरेट निकाल सकते हैं क्या? बताओ। या दूसरी लैंग्वेज में कहूं, चारों के चारों मेजरमेंट करेंगे, तो क्या चारों के चारों के आंसर सेम आएंगे? No, sir. नहीं है ना? ये सेम नहीं हो क्यों? क्योंकि सबका मेजरमेंट करने का तरीका अलग है, कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्यूरेट निकालना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ एरर आते चले। तो एरर को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? अनसर्टेन। सपोज पहले वाले ने निकाला इसका आंसर 5.12 सेंटीमीटर, दूसरे ने निकाला 5.11 सेंटीमीटर, तीसरे ने निकाला 1.14 सेंटीमीटर, चौथे ने निकाला 1.18 सेंटीमीटर, क्योंकि डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के मेजरमेंट को हम कहते हैं अनसर्टेन। और इसमें जो लगभग लास्ट डिजिट होता है, लास्ट वाला, इसे कहते हैं डाउटफुल नंबर। जनरली जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो लास्ट डिजिट में हो जाती है। ठीक है, देखो इसमें ये सेम है आगे का पोर्शन 5.1 5.1, लेकिन जो लास्ट वाला है ये अनसर्टेन होता है। तो इसे कहते हैं डाउटफुल डिजिट या अनसर्टेन डिजिट। ये अनसर्टेन होता है, यह कभी भी फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता ही होता है। फिर वो डिफरेंस करता है हमारे मेजरमेंट। इसे कहते हैं डाउटफुल या अनसर्टेन नंबर। ठीक है, अनसर्टेन ये फिक्स नहीं होता। लगभग जो लास्ट वाला नंबर है वो अनसर्टेन होता है। अगर आपके पास 2 डिजिट तक मेजरमेंट है तो इसकी ये बता रहा है कि आपके पास जो पैरामीटर है पॉइंट के 2 डेसिमल तक भी हम क्या कर सकते हैं इसमें मेजरमेंट। ठीक है, जैसे हमारी घड़ी होती है, हमारी घड़ी मैक्सिमम सेकंड तक ही करती है, बस उसके आगे हम नहीं कर सकते। तो आपने लेकिन जब आप मैच देखते हो या कुछ और देखते हो, हम कहते हैं 0.9 सेकंड, यानी सेकंड से भी कम, या हम कहते हैं मिलीसेकंड, है ना? हाँ, मिली सेकंड हो जाता है। तो उनके पास इतनी बड़ी मेजरमेंट होती है, वहां तक कर सकते हैं। हमारे पास वो मेजरमेंट है नहीं, तो हम कर नहीं पाते। तो उसमें क्या होता है लास्ट वाला क्या होता है? डाउटफुल बना रहता है। क्योंकि अगर मेरे पास 3 डिजिट का हो, अगर मेरे पास अभी मैंने आंसर एक्यूरेट आंसर 5.12 आंसर, लेकिन ये कब है? जब मेरे पास मेजरमेंट कितने तक का था? 2 डिजिट का। अब मैं मार्केट गया, मैंने देखा कि एक और न्यू टेक्निक आ गई है जो पॉइंट के 3 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकती है। फिर मैं लाया, फिर मैंने देखा इसका आंसर कितना आ रहा है? 5.123 आ रहा है आंसर। अब फिर ये गड़बड़ हो इसके कंपैरिजन में, ये ज्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी बदलते गई, फिर ये एडवांस फिर पता चला कि 4 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर ये आंसर चेंज हो गया, 5.1234 हो गया। तो ये हर वाला जो लास्ट वाला नंबर होता है, इसको उन्होंने कहा डाउटफुल ही रहता है, ये चेंज होता चला जाएगा। यानी किसी भी मेजर हम एक्यूरेट निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे हम एडवांस होते जाएंगे, तो चीजें बढ़ती चली। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेन होते हैं, चीजें क्या है अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं हो सकती किसमें मेजर। तो इसके लिए क्या है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे पास। हम पहला पढ़ते हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे ये दोनों में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। पहला आता है सिग्निफिकेंट फिगर। पढ़ा आपने फिजिक्स में? यस सर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं बताओ? सर जो फिगर्स जो प्रॉपर मेजर करती है। इसमें क्या होता है सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है जितने भी मीनिंगफुल नंबर हैं या जो जितने हमारे पास क्या है सर्टेन नंबर होते हैं इंक्लूडिंग डाउटफुल नंबर। जितने भी ये डाउटफुल नंबर को इंक्लूड करके, जो सबसे लास्ट वाला था सर्टेन नंबर था, उसको भी इंक्लूड करके जितना फिगर होगा जितना नंबर वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। ठीक है, जितने भी फिगर होंगे आपके पास, जो नंबर होगा आपके पास इंक्लूडिंग डाउटफुल, जितने भी सर्टेन नंबर्स होते हैं, सर्टेन फिगर होता है जो भी इंक्लूडिंग डाउटफुल फिगर जो लास्ट वाला होता है, जो हम कह रहे हैं अनसर्टेन है, जो फिक्स नहीं है, हम इसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो जितने भी सर्टेन डिजिट है हमारे पास, सर्टेन डिजिट इंक्लूडिंग डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया? सिग्निफिकेंट मींस हो गया ऑल डिजिट इंक्लूडिंग डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट का ऑल डिजिट जितने भी हमारे पास है सर्टेन डिजिट है इंक्लूडिंग डाउटफुल डिजिट। अब इसको निकालने के रूल्स हैं आपके पास इसमें आता है डिफाइन नहीं पूछी जाती है, इसको पूछा जाता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं किस। ठीक है, तो इसके रूल होते हैं। जैसे मैंने कहा पहला रूल क्या है? जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट वो क्या है? सब सिग्निफिकेंट फिगर में गिने जाते। जैसे मैंने कहा 1 3.546, तो इसमें कितने डिजिट है हमारे पास? जो नॉन जीरो है ये सब सिग्निफिकेंट में गिने जाते। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है, तो इसका फिगर क्या होगा? 6 होगा। यानी सर्टेन नंबर इंक्लूडेड डाउटफुल, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं? तो इसमें 6 यानी जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट गिनेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल पूछता हूँ 5.153, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अगर मैंने कहा 6.2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। अगर मैंने कहा 3.13 है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। बता दोगे? तो पहला रूल क्या याद रखना है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सबके सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट हो। दूसरा रूल इसका क्या कहता है? अगर जीरो प्रीसीडिंग है, पहले आ रहा है प्रीसीडिंग किसके? डेसिमल, तो उसे आप काउंट नहीं करते, इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे अगर वो प्रीसीडिंग है डेसिमल। ठीक है, आप सिग्निफिकेंट कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से नॉन जीरो स्टार्ट होगा, जहां से नॉन जीरो स्टार्ट होगा वहां से सिग्निफिकेंट आप क्या करोगे? काउंट करो। जहां से नॉन जीरो स्टार्ट, एग्जांपल में बताओ 0.0001 200। अब इसमें देखो ये स्टार्ट किससे हो रहा है? जीरो से हो रहा है। तो जब जीरो से कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसको जहां तक जीरो आएगा उसे काउंट नहीं करना, ये काउंट नहीं होगा। जहां से नॉन जीरो स्टार्ट हो रहा है उससे आगे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो ये हो गया 1 2 2 3 4। 4 यानी 4। बता दोगे अब इसका? यस सर। पूछूं? जैसे मैंने कहा यस सर। 0.01 2 3 1 0 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? 5। 5 राइट। जैसे मैंने कहा 0.0 1 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? 2।
0.00001 कितने सिग्निफिकेंट फिगर वन है? 1 तो बता दोगे ये सेकंड रूल, ठीक कि जितने जीरो के आगे आएंगे वो सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट। जो नॉन जीरो जहां से स्टार्ट होगा वहां से सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होगा। तीसरा जो रूल इसमें आता है, रूल नंबर थर्ड, वो कहता है कि जितने जीरो प्रेजेंट है, जितने जीरो प्रेजेंट है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो प्रेजेंट होंगे वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। ऑल आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने कहा 0.0001, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट में गिने जाएंगे। अब क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, इसके बीच में जितने जीरो प्रेजेंट होंगे वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। So 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो। ठीक है। यस सर। जैसे मैंने कहा 6.000, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 4 अगर है 1.001, ये सिग्निफिकेंट फिगर है 3 तो ये पता चल जाएगा आपको। यस सर। अब क्या होता है? रूल 4 में क्या होता है कि अगर सपोज करो पॉइंट के बाद भी जीरो आ रहा है तो कहता है इससे भी आप सिग्निफिकेंट मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे और फिजिक्स में थोड़ा सा क्या है, ये पॉइंट में डिफरेंस। ठीक है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, अगर आपने फिजिक्स भी पढ़ा है और केमिस्ट्री पढ़ा है, इस रूल में आप क्या होगे? कंफ्यूज हो। तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो 5.00, सॉरी, अगर मैंने कहा सपोज करो ये 5000, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन आपके फिजिक्स में तो इसका आंसर अलग। और अगर यही क्वेश्चन आपका कहाँ आ गया? केमिस्ट्री में, तो इसका आंसर अलग हो जाए। ठीक है। होता क्या है इसमें? देखो, जब फिजिक्स होता है, फिजिक्स में कहता है कि जितना डिजिट है बस उसी को काउंट करो। अगर इसकी यूनिट नहीं है लास्ट, तो इसको हम एक डिजिट प्रेजेंट है, तो फिजिक्स में इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है? इसको हम लिखते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में, जो इसके बाद आगे बताऊंगा आपको। इसको हम इस 5000 को कैसे लिख सकते हैं? 5.000 इंटू 10 की पावर 3, यानी 1000 को अलग से मल्टीप्लाई कर। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद मैंने 3 जीरो लगाए और एक ये, इसका सिग्निफिकेंट यस सर। 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैंने इसी को ऐसे लिखा 5.0 इंटू 10 की पावर 2, सॉरी 3, तो ये 10 की पावर होती है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। ये ध्यान रखना, ये काउंट नहीं होती, केवल यही काउंट। तो इसमें मैंने पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाए, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2 + 3 3। अगर मैंने लिखा 5.0 इंटू 10 की पावर 3, कितना होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर? 2 तो ये इस पे डिपेंड करता है, वेरी हो। ठीक है। यस सर। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे। अब जनरल क्वेश्चन में आपको, जैसे मैंने कहा इसमें 5.883 इंटू 10 की पावर 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 अगर मैंने कहा 0.00130, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 अगर मैंने कहा आपको 0.1001, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 तो ये सिग्निफिकेंट निकालने का तरीका है, जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है जनरली, काफी बार पूछा जाता है, यानी 95% चांसेस के पूछे जाते हैं। अब आता है साइंटिफिक नोटेशन। देखो छोटी चीज आपको यहाँ बताई जाती है। एक तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर का रोल क्या होता है, फायदा क्या होगा?
सिग्निफिकेंट फायदा क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर से फायदा ये होगा कि जैसे मैंने कहा आपको, मैंने आंसर लिखा, देखो दोनों सारे आंसर में डिफरेंस है, लेकिन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। बता सकते हो इसमें क्या डिफरेंस है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिफरेंस है। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर का डिफरेंस। इससे हमें क्या पता चला? इससे एरर पता लगेगा। हाँ, देखो पहले और लास्ट में जो वैल्यू है वो सबकी वैल्यू सेम है। इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है। तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन हमें क्या पता चला इससे? हमें ये पता चला कि अगर मेरे पास आया 5.000 यानी 4 जीरो, यानी मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि मैं पॉइंट की 4 डेसिमल तक उसकी वैल्यू को निकाल सकता हूँ एक्यूरेट, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा मेजरमेंट है, मैं यहाँ तक इसका मेजरमेंट कर सकता हूँ। ठीक है। इसमें क्या है कि मेरे पास एक ऐसी डिजिट है, ऐसा डिवाइस है जिसमें मैं पॉइंट के 3 डिजिट तक ही मेजरमेंट कर सकता हूँ बस। इसके आगे मेरे पास है नहीं मेजरमेंट करने के लिए। इससे मुझे क्या पता चला कि पॉइंट के बाद मेरे पास 2 चीज है मेजरमेंट करने की। 2 पॉइंट तक मैं उसका मेजरमेंट कर सकता हूँ। और ये क्या बताता है कि एक पॉइंट तक ही मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आपको इन चारों में से सबसे एक्यूरेट वैल्यू आपको, तो आप क्या बोलो? बताओ। लास्ट वाला 2, 3 या 4? फोर्थ कौन सा? फोर्थ फोर्थ यानी सबसे एक्यूरेट कौन सा आपके पास? फोर्थ वाला है। फिर थर्ड वाला है, फिर थर्ड वाला फिर सेकंड सेकंड, फिर फिर फर्स्ट। फर्स्ट। तो यहाँ से क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर का फर्क पड़ गया ना। देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा पहले वाले का? इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 2 2 2। इसका 3 3, इसका 4 4, इसका। 5। तो इससे हमें ये पता कि जितना सिग्निफिकेंट की वैल्यू अगर ज्यादा हो, उतना वो ज्यादा क्या होगा? एक्यूरेट आंसर देगा। आया समझ में? वो यस एक्यूरेट सर। ज्यादा हो, यानी इतने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी या डिवाइस आपके पास अवेलेबल है जो इतना अच्छा मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सेकंड, तो मैंने कहा 1 सेकंड, तो हमारे पास तो इतनी मेजरमेंट है, तो हम इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आप मूवी में देखते हो कहीं, तो उनके पास अच्छे मेजरमेंट होते हैं। वो कहते हैं 1 सेकंड में भी कर दिया किसी ने, तो हम नहीं कर सकते ना मिली ऐसा। सेकंड माइक्रो सेकंड ज्यादा रहते हैं। हाँ, नैनो सेकंड तक भी चल जाता है कई बार। हम्म। तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी वो हमसे ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं, हम एक्यूरेट कम है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो आपको रिज्वाइन करना है क्योंकि ये टाइम खत्म हो गया, तो इसको रिज्वाइन करो सेम। ओके सर।